सुप्रभात। स्वागत आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान लाडनू उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 12 वाणिज्य लेखा शास्त्र की क्लास चैप्टर चल रहा है अपने साझेदारी का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हमने बात न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू कर लिए थे। पहला क्वेश्चन आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था, उसके बाद दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था। आई होप आपने कर लिया होगा। अभी तक तो किसी प्रकार की कोई क्यूरी या कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी तक नहीं किया है तो आप काम करो, होमवर्क करो, क्वेश्चन सोल्व करो, प्रॉब्लम आए उसको शेयर करो, बता दी जाएगी। ठीक है। कल हमने पूंजी पर ब्याज की गणना सीखी थी। ठीक है। पूंजी पर ब्याज की गणना के समय हमने एक स्थिति देखी थी कि जहां पूंजी स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। साल के शुरू में जो थी वही पूंजी अंत में, उस पर ब्याज लगाना बड़ा आसान तरीका था। सामान्य जो प्रतिशत के रूप में हम ब्याज लगाते हैं, सामान्य प्रतिशत के रूप में उसको ब्याज लगा देंगे। पूंजी की राशि गुणा ब्याज की दर बट्टे 100। फिर हमने दूसरा देखा था कि अगर पूंजी फ्लक्चुएट हो रही है, पूंजी क्या हो रही है? फ्लक्चुएट। कभी पूंजी लगा रहा है, कभी विड्रॉन कर रहा है, निकाल रहा है, फिर लगा रहा है, उस कंडीशन में पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे करते हैं? तो वहां पर हमें बनाना पड़ता था फॉर्मूला। हमने लिखा था गुणनफलों का योग गुणा ब्याज की दर बटे 100 गुणा 12, ये फॉर्मूला लिखा था। अब उस फॉर्मूले में जो चीज थी वो थी गुणनफल। क्या थी? गुणनफल। गुणनफल बनाना कैसे करते हैं तैयार, गुणनफल कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है? आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसी की बात करते हैं। क्वेश्चन का सारांश मैंने यहाँ लिख रखा है। वैसे आपके पास बुक है, उस बुक में जो अवेलेबल बुक है उस बुक में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सारांश मैं पढ़ देता हूं। इस क्वेश्चन में हम गुणनफल बनाना सीखेंगे। दो पार्टनर थे P और S, जिनकी 1 जनवरी 2016 को पूंजी थी 1000 रुपए और 10,000 रुपए। ठीक है। 1 मार्च को P ने 4000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई और उसी दिन S ने 3000 रुपए पूंजी के निकाल लिए। फर्म चल रही थी दोनों की। ठीक है। C ने 1 जुलाई 2016 को 15,000 रुपए की पूंजी के साथ उनकी फर्म में प्रवेश किया और उसी दिन P और S ने भी क्रमशः 6,000 और 5,000 की अतिरिक्त पूंजी लगाई। अब लाभ हानि पूंजी अनुपात में रखना है। जो पूंजी अनुपात है उसमें लाभ हानि रखना है। वर्ष भर का लाभ है 29,800 रुपए। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ठीक है। आपको यह सारांश दिया प्रश्न का। यहां हमने देखा कि पूंजी क्या हो रही है? फ्लक्चुएट हो रही है। क्या हो रही है? फ्लक्चुएट। शुरुआत में 1,000 10,000 थी, उसके बाद P ने निकाले, S ने निकाले, P ने लगाए और C नया एडमिशन लेके आ रहा है और उसके बाद P और S जिस दिन C आ रहा है उस दिन और पूंजी लगाए। इस तरह से पूंजी में उतार चढ़ाव हो रहा है। तो इस आधार पर हम गुणनफल कैसे तैयार करेंगे? इसका सॉल्यूशन पूंजी अनुपात की गणना P S Q, ये मैंने तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। ठीक है। 1 जनवरी को P ने 1000 रुपए लगाए, S ने 10,000 लगाए। ठीक है। तो ये P और 1,000 और 10,000 P और S के कब तक चले? 2-2 महीने चले, क्योंकि 2-2 महीने तक इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कब हुआ? 1 मार्च को। कब हुआ? 1 मार्च को। तो जनवरी और फरवरी 2 महीने चले, हमने लिख दिया 2। समझ में आ रही है बात? अब 2 महीने बाद इनकी पूंजी में क्या परिवर्तन हुआ? P ने 4,000 रुपए लगाए, तो P की पूंजी कितनी बन गई? 1,000 पहले से थी, 4,000 उसने और लगा दिए, P की पूंजी बन गई 5,000। ठीक है। उसी दिन S ने 3,000 रुपए की पूंजी निकाल ली, तो S की पूंजी चल रही थी 10,000, उसमें से उसने 3,000 निकाल लिया, अब उसकी पूंजी रह गई 7,000। अब ये 5,000 और 7,000 कब तक चले? कब परिवर्तन हुआ? अगला परिवर्तन 1 जुलाई को, जिस दिन C ने एडमिशन लिया। प्रश्न में क्या लिखा है? 1 जुलाई 16 को 15,000 की पूंजी के साथ C प्रवेश लेता है, उसी दिन P और S ने 6,000 5,000 की अतिरिक्त पूंजी लगाई। यानी 1 जुलाई तक ये जो परिवर्तित पूंजी थी वो कब तक चली? 1 जुलाई तक। यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने, क्योंकि 1 जुलाई को तो पूंजी बदल ही गई। 4 महीने। तो P के 5,000 रुपए चले 4 महीने और S के 7,000 रुपए चले 4 महीने। ठीक है। अब 1 जुलाई को क्या परिवर्तन हुआ? C ने 15,000 रुपए लेके आया, C 15,000 रुपए लेके आ गया। बात आ गई समझ में? और उसी दिन P ने 6,000 रुपए लगाए, तो P की पहले पूंजी कितनी चल रही थी? 5,000। अब उसने 6,000 और लगा दिए, उसकी पूंजी कितनी हो गई? टोटल
11,000। और उसी दिन एस ने 5,000 अतिरिक्त लगाए, तो एस की पहले पूंजी कितनी चल रही थी? 7,000, अब उसकी पूंजी हो गई 12,000। ठीक है, अब वर्ष के अंत तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक उनकी पूंजी में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कितने महीने हो गए? 6 महीने। यानी पी की जो 11,000 की पूंजी है वो 6 महीने चली, एस की जो 12,000 की पूंजी है वो कितने महीने चली? 6 महीने चली, और सी की जो पूंजी 15,000 थी वो कितने महीने चली? 6 महीने। ठीक है, अब इन समय के साथ इसका गुणा कर लो। 1000 को 2 से गुणा किया 12,000, 5,000 को 4 से गुणा किया 20,000, 11,000 को 6 से गुणा किया 66,000, इनका टोटल हो गया 88,000। एस 10,000 को 2 से गुणा किया 20,000, 7,000 को 4 से गुणा किया 28,000, 12,000 को 6 से गुणा किया 72,000, इनका टोटल हो गया 1,20,000। और सी का 15,000 को 6 से गुणा किया 90,000, 90,000 टोटल हो गया। ठीक है, ये मिल गए हमें गुणनफलों के योग। यहां मैं एक बात कह रहा हूं, फिर से समझना, गुणनफल सबके समझ में आए? पहला तरीका तो ये, एक तरीका ऐसे भी है कि भाई इस 1,000 को 12 महीने तक चलाओ, तो इसको 12 से गुणा कर दो। फिर उसने अतिरिक्त पूंजी लगाई, पी ने 4,000 रुपए, कब? 1 मार्च को, तो 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक 10 महीने, तो सिर्फ 4,000 को 10 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? 10 से। फिर उसने अतिरिक्त पूंजी लगाए 6,000 रुपए, वो कब लगाए? 1 जुलाई को, तो 6,000 को 6 से गुणा कर दो। समझ रहे हो? दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, इसको पूरे 12 महीने से गुणा कर दिया, इसको 10 महीने से गुणा कर दिया, और इसको 6 महीने से गुणा कर दिया। इसको मतलब ये जो संख्याएं हैं, तो भी अनुपात, ये गुणनफल है वो यही आएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर प्रॉब्लम कहां आएगी? यहां तो पूंजी लगा ही रहा है तो गुणा कर लिया, लेकिन यहां वो पूंजी निकाल रहा है, तो इसमें क्या होगा? इसको तो 12 से गुणा कर दो। फिर उसने कितने? 3,000 रुपए निकाले, वो 3,000 रुपए माइनस में लिख दो। 3,000 गुणा 10 वो माइनस में लिख दो। फिर उसके बाद उसने अतिरिक्त पूंजी कितने लगाए? 5,000, वो 5,000 6 महीने के लिए लिख दो। यही गुणनफल आएगा। आप चाहे तो प्रैक्टिकली करके देख लेना। ठीक है, तो 2 तरीके गुणनफल बनाने के। अब मैं इस तरीके को ज्यादा बेहतर मानता हूं। क्यों? क्योंकि अगर हम महीनों की जोड़ करें तो महीनों की जोड़ कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। महीनों की जोड़ कितनी हो जाती है? 12। उसने तो 6 महीने ही काम किया, वो तो 1 जुलाई को आया था, तो उसका तो 6 महीने ही रहेगा। और इनके जोड़ कितने हो जाते हैं? 12। इसका मतलब 12 महीने का हिसाब हो गया। वहां पर अगर मान लो गणना करते समय 1 महीना आगे पीछे हो जाता है, तो वो पता नहीं चलता। क्या होगा? पता नहीं चलेगा आपको कि 12 की जगह 13 महीने हो गए, तो हो सकता है गणना में गड़बड़ हो जाए। तो ये तरीका है वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से। बाकी आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, जो ठीक लगे उस तरीके से कर सकते हो। एक बार फिर बता देता हूं, ये 1,000 रुपए 10,000 है, इनको पूरे साल भर के लिए लिख दो, 12 से गुणा कर दो। फिर इसने अतिरिक्त कितने लगाए थे? 4,000। अब वो 4,000 1 मार्च को लगाए थे, तो 1 मार्च से 31 दिसंबर 10 महीने होते हैं, तो केवल 4,000 को 10 से गुणा कर दो 10 महीने से, तो ये हो जाएगा। और फिर अगला था 6,000 रुपए लगाए उसने। कितने? 6,000 लगाए उसने 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6,000 को 6 से गुणा कर दो 6 महीने से, तो वो आ जाएगा। तो इनका गुणनफल निकालोगे तो 88,000 ही होगा। चाहो तो आप इसको एक रफली करके देख लेना। ठीक है, इस तरह से हमने गुणनफल ले लिया। अब देखो यहां पर 3-3 जीरो कॉमन है। अनुपात बनाने का तरीका, 3-3 जीरो कॉमन है, मैंने 3-3 जीरो पहले से ओमिटेड कर दिया, हटा दिए। ठीक है, तो P का 88, S का 120 और C का 90, 2 से डिवाइड किया इनको, तो P का अनुपात हो गया 44, S का हो गया 60 और C का हो गया 45। इस तरह से हमारे पास अनुपात आ गए। ठीक है, तो P का अनुपात 44, S का 60 और C का 45। गुणनफल विधि से हमने पूंजी अनुपात ज्ञात कर लिया। तो गुणनफल सबके समझ में आया? आई थिंक किसी की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन की। P&L एप्रोप्रिएशन हमने कल सीखा भी था, आसान भी है। P&L एप्रोप्रिएशन क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन वर्ष भर का लाभ कितना बताया अपने को? 29,800 बाय नेट प्रॉफिट 29,800। ठीक है, अब वर्ष भर में हमें किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन की कोई सूचना नहीं है। पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज या अतिरिक्त लाभों की सूचना, जनरल रिजर्व बनाना, ऐसी कोई सूचना नहीं। हमें तो केवल क्या करना है? लाभ बांटना है। तो टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। मैंने 2 नाम क्यों लिखे हैं? याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बहुत गलत है। आपने याद नहीं किया, समझा नहीं है चैप्टर, इसका मतलब काम किया नहीं है। 2 नाम इसलिए है कि पूंजी खाते रखने की कितनी विधियां होती है? 2 विधियां, परिवर्तनशील विधि और
पूंजी स्थिर पूंजी विधि, स्थिर पूंजी विधि में 2 खाते बनते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट, और परिवर्तनशील पूंजी विधि में एक खाता केवल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जिस किसी से भी खाता मेंटेन किया जा रहा है उस हिसाब से, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब पी का हिस्सा, कुल लाभ है 29,800, उसका अनुपात कितना है 44, और इन तीनों का टोटल होता है 149, 149। तो 149 से 29,800 को काटेंगे तो 2 बार यानी 200 को 44 से गुणा किया 8,800। उसके बाद सेम यही रहेगा, 49 को 29,800 से काटा 200 को 60 से गुणा किया 12,000। इसी तरह सी का हिस्सा भी निकाल लेंगे, इसको काटा, कितनी बार हल हुआ 200 को 45 से गुणा किया 9,000। ये उनका लाभ का क्या हो गया, विभाजन हो गया। बात आई समझ में? ठीक है, तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया था, 2 और 3 आपको मैंने करने के लिए दिए थे। उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आपको बार बार बताया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या पर्सनली कॉल करके मैसेज कर देना। अगर सबकी एक साथ एग्जाम प्रॉब्लम होगी तो बोर्ड पे सॉल्व कर दिया जाएगा, आपको नए वीडियो में बता दिया जाएगा। अगर किसी को इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो उसको फोन पे बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने पूंजी अनुपात बनाना सीखा और गुणनफल बनाना सीखा कि किस प्रकार से गुणनफल बनाया तैयार किया जाता है। और जब आपने अगर गुणनफल सीख लिया तो पूंजी पर ब्याज की गणना में कोई दिक्कत नहीं होगी। कल हम देखेंगे छोटे या बड़े क्वेश्चन जो भी है जिनमें पूंजी पर ब्याज की गणना है उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाए उसके बाद ही हम आगे ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, आगे की बात करें तो इस चैप्टर में छोटे से छोटी चीजें बची है, जैसे आरएन पर ब्याज की गणना। अगर आपने पूंजी पर ब्याज की गणना सीख रखी है तो ये मान के चलो 50% आरएन पर ब्याज की गणना आपने सीख ली है। ठीक है, इसके बाद जो साझेदारों के बीच में जो बंद खाता भाई बंद हो जाता है उसके बाद उनको अपनी अशुद्धियों का पता चलता है तो उनके सुधार की प्रविष्टियां, और अंतिम बिंदु रहेगा गारंटी। तो इस प्रकार से छोटे छोटे बिंदु हैं, उनकी थ्योरी बहुत कम, उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन से सीधा सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपने गुणनफल बनाना सीख लिया और उस गुणनफल से अनुपात सीख लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जाते जाते वही होमवर्क करते रहो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो।